बड़ी लहर लाने के लिए काफी है। दिन खत्म होने से पहले झांग इशिंग ने फोन करके बताया कि प्रमोशनल इमेज तैयार है। मैं भागकर ऑफिस गया, यह देखने के लिए कि यह नई ग्राफिक डिजाइनर वाकई क्या कर सकती है। मैंने झांग इशिंग द्वारा डिजाइन किया गया नया प्रोडक्ट प्रीव्यू देखा। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। इस युवा कलाकार का डिजाइन वाकई बहुत ताजा है। टीवी स्क्रीन पर एक चमकदार और रंगीन इमेज दिखाई दे रही है। बढ़िया है। ठीक है, इसे ही फाइनल करते हैं, मैंने आदेश दे दिया। तो फैक्ट्री मैनेजर झो, हम यह टीवी किस कीमत पर बेचेंगे? मुझे समय से पहले सही प्रमोशनल इमेज तैयार करनी होगी, झांग इशिंग ने पूछा। मैंने बताया तो वो अविश्वास में पलके झपकाते हुए बोली कि 148 युआन में तो एक अच्छा खाना भी नहीं आता। भला उसमें टीवी कैसे आ सकता है? उसके पास बैठी ऑफिस की लड़की हंस पड़ी। तुम्हें नहीं पता, हमारा बाइड का पहला टैबलेट सिर्फ 99 युआन का था। सारा बिक गया। फीडबैक बहुत शानदार रहा है, चिंता मत करो। हमारे छोटे फैक्ट्री मैनेजर जो कभी घाटे का सौदा नहीं करेंगे। वो फैक्ट्री के लिए मुनाफा कमा कर ही रहेंगे। फिर हम सबकी पगार भी बढ़ेगी। मैंने बात जारी रखी। बस 148 युआन। अब काम खत्म होने वाला है। तुम कल इसे डिजाइन कर लेना। मुझे उम्मीद है कि 5 दिनों में हमारा पहला टीवी तैयार हो जाएगा। मैं जितनी जल्दी हो सके डिजाइन पूरा कर लूंगी। झांग इशिंग को यह अद्भुत लगा। वो भी उसे देखना चाहती थी कि यह जादुई टीवी असल में दिखता कैसा है। नए प्रोडक्ट का प्रीव्यू पोस्ट होने के बाद शुरुआत में तो लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन रोज बाइट स्टोर चेक करने वाले पहाड़ी निवासियों ने इसे ढूंढ निकाला। एक निवासी ने अपने दोस्त को कॉल किया, अरे इधर आ देख, बाइट एक नया टीवी निकाल रहा है। कह रहे हैं कि 100-125 का होगा। 100 का टीवी हो ही नहीं सकता। हमारे गांव में ओल्ड लिस्ट की फैमिली ने अभी एक छोटा टीवी खरीदा था। वो बहुत छोटा था और फिर भी 800 से ज्यादा का पड़ा था। दोस्त को यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाइट का पिछला टैबलेट सिर्फ 99 का था। तो 100 से ऊपर वाला टीवी गलत तो नहीं लग रहा। क्या तुम टीवी की तुलना टैबलेट से कर सकते हो? देखो टैबलेट कितना छोटा होता है, लेकिन टीवी तो दर्जनों टैबलेट को जोड़कर बनता है। देखो वो कितना बड़ा है। मुझे लगता है ऐसा टीवी कम से कम 100 का तो होगा ही। तो तुम्हें क्या लगता है 100 से ऊपर की कीमत फर्जी है? शहर वाले हमेशा तुम्हें बेवकूफ बनाने की फिराक में रहते हैं। यहाँ लिखा है कि खुलासा 5 दिन में होगा। यकीन नहीं होता? चलो 5 दिन बाद फिर चेक करेंगे। अगर मैं गलत हुआ तो मैं तुम्हें एक ड्रिंक पिलाऊंगा, पर अगर मैं सही हुआ तो तुम मुझे पिलाना। डन? कुछ ग्राहक ऐसे भी थे जिन्हें बाइट पर भरोसा था, खासकर वो जिन्होंने Z1 टैबलेट खरीदा था। उनकी फैमिली में से बहुतों के पास या तो टीवी नहीं था या वो कोई पुराना कबाड़ चला रहे थे। अब क्या वे बिना बैंक बैलेंस खाली किए आखिरकार टीवी खरीद पाएंगे? यह बाइट के 41 इंच वाले टीवी पर निर्भर करता है। टेक ब्लॉगर लाई शुहांग ने भी ध्यान दिया। उसने अपने वीडियो के नीचे कमेंट्स का जवाब दिया। ठीक है, मैंने इसे फॉलो कर लिया है। जब यह लॉन्च होगा मैं पक्का एक खरीद कर खोल कर देखूंगा। लॉन्च की पूर्व संध्या पर कस्टमर सर्विस ने बताया कि बहुत से लोग Z1 टैबलेट नहीं ले पाए थे, इसलिए मैंने 10,000 और कंपोनेंट्स का ऑर्डर दे दिया। हम टीवी बनाने के बीच बीच में कुछ टैबलेट भी प्रोड्यूस करेंगे। मैं पिछले कुछ दिनों से फैक्ट्री में ही रह रहा हूं ताकि टीवी असेंबली को तेज कर सकूं। कर्मचारी 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, पर मैं उन्हें मोटा बोनस दे रहा हूं। इस टीवी पर मुनाफा ज्यादा है, ऊपर से सिस्टम चैलेंज भी तो है। मुझे अपना मिशन पूरा करना है। यह मेरी वापसी की लड़ाई है। मैं इसे खराब नहीं कर सकता। वेयरहाउस पैक किए हुए टीवी से भरता जा रहा है। मैं पहली खेप में 20,000 यूनिट्स बनाने की योजना बना रहा हूं। पैसों की थोड़ी तंगी है। मुझे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सेल्स से आने वाली कमाई का इंतजार करना होगा। मुझे अपनी बिक्री को लेकर पूरा भरोसा है। यह एक नया और खुला बाजार है। लॉन्च की सुबह कई खरीदार सुबह 8 बजे अपने फोन लेकर इंतजार कर रहे थे। प्रोडक्ट पेज रिफ्रेश हुआ। वहां साफ दिख रहा था 41 इंच की बड़ी स्क्रीन वाला टीवी। हैरान कर देने वाली कीमत 148 युआन। स्क्रीन पर टकटकी लगाए लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सदमे में थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा लिक्विड क्रिस्टल टीवी इतनी कम कीमत में मिलेगा। उसी प्लेटफॉर्म पर इसी साइज के टीवी लगभग 1,000 युआन के थे। वो सोचे बिना रह नहीं पाए। क्या बाइड सच में कोई चैरिटी चला रहा है? जब हमने 41 इंच का टीवी 148 युआन में लिस्ट किया तो हमारे ऑनलाइन स्टोर पर पूरे देश में तहलका मच गया। अरे तुमने देखा क्या? बाइड ने नया टीवी निकाला है। 148 में 148 का टीवी, इस्तेमाल किया हुआ नहीं, बिल्कुल नया। पक्का कोई छोटा सा टीवी होगा, जैसे टैबलेट के बराबर 10 इंच का। मैंने ऊपर देख लिया है, ऐसा नहीं है। 41 इंच बिल्कुल नया, मजाक नहीं है भाई, गजब। यह वाकई 148 युआन का टीवी है। लगता है किसी टेम्परेरी कर्मचारी ने गलत कीमत लगा दी है। जल्दी खरीद लो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ज्यादातर लोगों को लगा कि या तो यह कीमत की गलती है या कोई घोटाला, लेकिन हमारे Z1 टैबलेट के पुराने यूजर्स को कीमत पूरी तरह वाजिब लगी। 99 युआन का टैबलेट, 148 का टीवी स्क्रीन एरिया के हिसाब से तो ये तो लूट है। लोग सुबह 10 बजे की सेल के इंतजार में अपने फोन से चिपके हुए थे। मैं फैक्ट्री में बैठकर बैक एंड चेक कर रहा था। ठीक 10 बजे लिंक लाइव हुआ। 148 युआन का भुगतान किया। ऑर्डर्स की घंटी लगातार बजती रही।
1000 से ज्यादा ऑर्डर्स बुक हो चुके थे। टेक ब्लॉगर लेशुआंग भी एक हासिल करने में कामयाब रहा। ऑफिस में वो सस्ता प्लास्टिक वाला 41 इंच का टीवी चल रहा था। यहां तक कि हमारी अपनी कस्टमर सर्विस ने भी सोचा उस कीमत पर और क्या चाहिए। शाम तक पहले 5000 यूनिट्स बिक चुके थे। मैंने हर प्लेटफॉर्म को और 2000 यूनिट्स लिस्ट करने को कहा, लेकिन डिलीवरी में 72 घंटे लगेंगे। वेयरहाउस खाली पड़ा था। वर्कशॉप डायरेक्टर सोंग ने मुझे बताया था कि इसी रफ्तार से चले तो 3 दिन में कच्चा माल खत्म हो जाएगा। मुसीबत आने वाली थी। मेरी सारी नकदी पुर्जों में फंसी हुई थी। ऑनलाइन स्टोर का पेमेंट तब तक नहीं मिलता जब तक ग्राहक डिलीवरी कंफर्म न कर दें। उसमें कम से कम कुछ दिन लगने वाले थे। सामान स्टॉक करने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने फॉरेन सप्लायर्स को कॉल किया, अंकल लू और पंचार के मैनेजर को। मैंने सेल्स का डेटा उनके सामने पटक दिया। रोजाना हजारों यूनिट्स की बिक्री। मैंने उनसे पहले सप्लाई देने को कहा। पेमेंट 1 हफ्ते में मिल जाएगा। शायद वे इन आंकड़ों से प्रभावित हो गए, या मेरी मजबूरी ने उन्हें यकीन दिला दिया। आखिरकार उन्होंने हामी भर दी। शुक्रिया, आप सभी के सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही पैसे आएंगे मैं आप सभी का भुगतान तुरंत कर दूंगा। फोन रखने के बाद मैंने उत्साह में मुट्ठियां भींच लीं। पुर्जों का इंतजाम तो हो गया, लेकिन वेयरहाउस मैनेजर ने फौरन ठंडे पानी की बौछार कर दी। बाकी चीजें तो मिल गईं, पर सबसे जरूरी चीज क्या? स्क्रीन। मैंने अपने माथे पर हाथ मारा। मैं इतना व्यस्त था कि भूल ही गया। मैंने स्क्रीन पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। पहले जो 20,000 स्क्रीन थी वो अंकल लू का बचा हुआ स्टॉक था। उनके पास अब और नहीं है, और किसी सप्लायर के पास भी नहीं होगा। वह 4.1 इंच का स्पेशल साइज एक दुर्लभ बैकअप था। लगता है मुझे कस्टम ऑर्डर के लिए सीधे किसी स्क्रीन मैन्युफैक्चरर के पास जाना होगा। दिन काफी ढल चुका था। मैंने सुबह फोन करने का फैसला किया। उस रात मैं फैक्ट्री में फोल्डिंग बेड पर ही सो गया। सोने से पहले मैंने यूं ही स्क्रॉल किया कि नेटिजन्स क्या कह रहे थे। नकली कचरा, घटिया तकनीक और ई वेस्ट जैसे शब्दों ने दिल दुखाया, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया। अमीरों की समझ में हमारा यह किफायती मॉडल कभी नहीं आएगा। तकनीक के शौकीन लोग, पर जिन्हें इसकी वाकई जरूरत है, अगर उन्हें यह उपयोगी लगे तो वही काफी है। मेरी मेहनत को आप सब देर सवेर समझ ही जाएंगे। बत्तियां बंद, अब सोने का वक्त है। कल मुझे सेल्स के रिकॉर्ड्स और तोड़ने हैं। अगली सुबह फैक्ट्री के आंगन में स्ट्रेचिंग करते हुए मेरी मुलाकात पुराने सुरक्षा गार्ड अंकल टैन से हुई। छोटे फैक्ट्री बॉस आज जल्दी उठ गए। अंकल टैन, आपको भी सुबह मुबारक हो। हमेशा की तरह वे मेरे लिए पुरानी दुकान से भाप में पके बन लेकर आए थे। मैंने बन खाए, लेकिन मेरा ध्यान काम पर ही था। मैंने सेल्स का डेटा चेक किया। रात भर में कुछ दर्जन और यूनिट्स बिक गए थे। बिक्री समस्या नहीं है, लेकिन कच्चे माल की सप्लाई मेरे सिर पर लटकी तलवार की तरह है। 9 बजते ही मैंने तुरंत स्क्रीन बनाने वाली कंपनी वाशिंग टेक्नोलॉजी को कॉल किया। नमस्ते, क्या यह वाशिंग टेक्नोलॉजी है? मुझे स्क्रीन का एक बैच खरीदना था। मैंने अपनी जरूरत बताई। मुझे 4.1 इंच की स्क्रीन का एक बैच चाहिए। 4.1 इंच के लिए कस्टम ऑर्डर देना होगा। 200 युआन प्रति पीस। मेरा दिल बैठ गया। मेरा पूरा टीवी तो 148 में बिकता है। एक स्क्रीन पूरी यूनिट से महंगी पड़ रही है। क्या कोई सस्ती स्क्रीन है? लगभग 50 युआन प्रति स्क्रीन, पर क्वालिटी घटिया नहीं होनी चाहिए। इतनी सस्ती कैसे हो सकती हैं? अगर आप स्टैंडर्ड 32 इंच की स्क्रीन लेते हैं तो वो 110 युआन प्रति पीस मिल सकती है। इस कीमत पर मोलभाव मुमकिन नहीं था। मैंने फोन रख दिया। मैं झल्लाया हुआ था। सस्ती 4.1 इंच की स्क्रीन कहाँ मिलेंगी? मैं अभी सोच ही रहा था, तभी सप्लायर अंकल ल्यू का कॉल आया। उन्होंने बताया कि 70,000 42 इंच की टीवी स्क्रीन का एक बैच पड़ा है। 42 इंच भी चलेगा। कीमत कम हुई तो बात बन जाएगी। मैंने अंकल ल्यू से बीजिंग का नंबर भेजने को कहा। उन्होंने याद दिलाया कि वे सामने वाले को ठीक से जानते नहीं हैं। कहा कि खुद संभाल लो। मैंने नंबर डायल किया। नमस्ते, सुना है आपके पास 42 इंच की टीवी स्क्रीन का एक बैच है। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम झो यांग है। आपका नाम क्या है? सामने वाला व्यक्ति लिनशुई है। उसने बताया कि ये बैच मूल रूप से भारत निर्यात करने के लिए सस्ता माल था। माल डॉक पर पहुंचा, लेकिन खरीदार ने मौके पर ही दाम गिरा दिए। उसने सोचा कि कम दाम में देने से बेहतर है इन्हें रखे रहना। अब माल पोर्ट पर पड़ा सड़ रहा है। वह इन्हें निकालने की जल्दी में था। एक पीस कितने का? पैनल किस क्वालिटी का है? 100 युआन प्रति पीस। ये बैच कस्टम मेड है। 42 इंच की टीवी स्क्रीन, 60 हर्ट्ज आईपीएस पैनल। बहुत महंगा है। 50 प्रति पीस ठीक रहेगा। आपकी मोलभाव की शैली तो बहुत क्रूर है। 50 प्रति पीस? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। उसकी बात सुनकर लग रहा था जैसे कोई नौसिखिया हो। उसने अपना पूरा पत्ता खोल दिया, जिससे मुझे दाम गिराने का मौका मिल गया। पहले तो मुझे माल देखना था। मैंने फैक्ट्री की पुरानी वैन सीधे शेंझेन डॉक पर दौड़ा दी। लिन शुई नौजवान था, सिर से पैर तक महंगे ब्रांड्स पहने हुए। लग नहीं रहा था कि हमारे बीच कुछ खास कॉमन होगा। उसने मुझे कंटेनर दिखाया जिसमें स्क्रीन पैनल सलीके से लगे थे। मैंने जाकर स्पॉट चेक किया। हाथ में लेने पर क्वालिटी अच्छी लगी। सिस्टम ने भी कंफर्म किया कि क्वालिटी ठीक ठाक है। अब कीमत पर बात करना बाकी था।
मुझे यूनिट प्राइस 65 के नीचे लाना ही था, तभी कुछ मुनाफा बचता। 55 प्रति पीस। मैंने पुरानी बची हुई स्टॉक की कीमत के हिसाब से दाम बताया। मैं इस दाम पर नहीं बेच सकता, इसमें मुझे बहुत नुकसान होगा। 85 प्रति पीस। वह थोड़ा नरम पड़ा। मेरे पास मौका था। मैंने उसे समझाया कि यह अजीब सा साइज है, इसे और कोई नहीं खरीदेगा। डॉक पर पड़े पड़े, हर दिन तुम्हें 60 का नुकसान हो रहा है, यह तो बहुत बड़ा नुकसान है, सौदा नहीं होगा। वह हिचकिचाया। जाहिर था मैंने दुखती रग पर हाथ रखा था। भाई जो थोड़ा और दाम बढ़ाओ, मेरी तो हालत खराब हो रही है। खाली हाथ वापस जाना बहुत शर्मनाक होगा। उसने मुझे सिगरेट ऑफर की। मैंने हाथ हिलाकर बात टाल दी। इन स्क्रीन्स को देखकर लगा कि क्वालिटी वाकई अच्छी है। मेरा मन ललचा गया। मैं भले ही हर यूनिट पर 10 रुपए कम कमा लूं, अगर इसके बदले बेहतर क्वालिटी मिले तो। 35 रुपए प्रति पीस। यह मेरी आखिरी पेशकश है, लेकिन आपको मुझे पूरा स्टॉक देना होगा। 65 ठीक है, लेकिन आपको सभी 60 पीस लेने होंगे। मंजूर है। मैंने और लिन शुई ने हाथ मिलाया। सीने से एक बड़ा बोझ उतर गया। स्क्रीन्स का मामला आखिरकार सुलझ गया। मैंने उन 1000 स्क्रीन्स के लिए लिन शुई के साथ डील पक्की कर ली थी, लेकिन मेरे पास हाथ में कुछ लाख नकद नहीं थे। मैंने अभी कुछ एडवांस देने का सुझाव दिया, बाकी पैसे बाद में चुकाने थे। लिन शुई को भुगतान की शर्तों की ज्यादा चिंता नहीं थी। वह इस बात पर ज्यादा केंद्रित था कि क्या मैं एक वैध कंपनी हूं। उस दोपहर उसने लॉजिस्टिक्स का इंतजाम किया। उन्होंने कंटेनर बीडी रोड तक पहुंचा दिया। मैंने उसे एक सलाह दी, उसे अब से सावधान रहना चाहिए। वे विदेशी कमीने बहुत खराब दिल के होते हैं, खासकर करीलैंड के क्लाइंट्स। अगर पूरा पैसा न दें तो उनके साथ बिजनेस न करें, समझे? साला मैं उन कंजूसों से एक दिन वसूल लूंगा। लिन शुई ने बड़बड़ाया। फैक्ट्री पहुंचने पर उसने पूरा दौरा किया। वर्कशॉप में काम की हलचल देखकर उसे आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का भरोसा हो गया। जाने से पहले उसने अपना बिजनेस कार्ड छोड़ दिया। वह एक आयात निर्यात ट्रेडिंग कंपनी का मालिक था। वेयरहाउस में लगे पैनलों के पहाड़ को देखकर, जिसकी कीमत 40 लाख से ऊपर थी, मैंने दबाव महसूस किया। मुझे तुरंत इन्हें प्रोडक्ट्स में बदलना था। सबसे पहली प्राथमिकता डिजाइन में सुधार करना था। एच और बुच इंच के बीच 1 इंच का अंतर मतलब पूरे ब्लूप्रिंट को बदलना। दूसरी फैक्ट्रियों के लिए यह एक बड़ा काम होता, लेकिन मेरे पास सिस्टम था। मैंने मॉडिफिकेशन इंटरफेस खोला, स्क्रू के छेद और सर्किटरी एडजस्ट कर ली। जल्द ही सुपर फैक्ट्री सिस्टम ने इशारा किया। मॉडिफिकेशन पूरा हुआ। लकी क्रिट ट्रिगर हुआ। संबंधित सांचे मोल्ड प्राप्त हुए। किस्मत अच्छी है, सांचों का खर्च बच गया। मैंने तुरंत ग्राफिक डिजाइनर शियाओ जियांग को बताया कि प्रोमो इमेज में एक्चो टीवी को एक्चो प्रो में बदल दे। बॉडी 30 प्रो, बड़ी स्क्रीन, बेहतर क्वालिटी। लेकिन मैं कीमत बढ़ाने की सोच नहीं रहा था। इसे यूजर्स के लिए छोटा सा बोनस समझो। यह अपग्रेड मजबूरी में करना पड़ा। जब आगे चलकर पूंजी बढ़ेगी तो मैं रॉ मटेरियल के ऑर्डर लगातार दे पाऊंगा। रॉ मटेरियल सॉर्ट हो गया। बिक्री की रफ्तार अभी भी तेज थी। अगली रात हमने 4000 यूनिट्स और निकाल दी। कुल 2 दिनों में 10,000 पार हो गई। 50,000 मासिक बिक्री का लक्ष्य मुमकिन लग रहा था, लेकिन मैं लापरवाही नहीं बरत सकता था। फिलहाल प्रोडक्शन क्षमता की कमी है। ऊपर से ऑनलाइन स्टोर की बिक्री स्वाभाविक रूप से गिर रही है। जिन्हें खरीदना था वे शुरुआती कुछ दिनों में ही खरीद चुके थे। मुझे प्रमोशन का रास्ता ढूंढना होगा। विज्ञापन के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। हमारे टारगेट यूजर्स कम आय वाले लोग हैं। वे अक्सर खेती के औजार खरीदते हैं। बीज सस्ते होते हैं। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मैंने प्रिंटिंग फैक्ट्री से शॉपिंग बैग्स का एक बैच कस्टमाइज करवाया। लागत कम है। फिर मैंने कुछ खेती के औजार बेचने वाले ई कॉमर्स सेलर्स से हाथ मिलाया। मेरी योजना इन्हें उपनगरीय किराए के मकानों में मुफ्त बांटने की भी थी। बैग्स पर एक स्लोगन छपा था, बेहतर प्रोडक्ट, ज्यादा क्वांटिटी, वही दाम। मुफ्त बैग से जान पहचान हो जाएगी। इसे लेने से कोई मना नहीं करेगा। यह एक चलता फिरता बिलबोर्ड है। जब मैं प्रोडक्शन में बिजी था, टेक ब्लॉगर लेशू हैंग को खरीदा हुआ बाइट जेड एक टीवी मिल गया और उसने अनबॉक्सिंग वीडियो रिकॉर्ड किया। सबसे पहले पैकेजिंग औसत है, गत्ता और फोम। अंदर के एक्सेसरीज भी सिंपल हैं, बस एक पावर कॉर्ड, एक HDMI केबल। हैरानी की बात है, इसमें एक पुराना AV केबल भी है और एक रिमोट कंट्रोल, 2 AAA बैटरी, एक टीवी स्टैंड। उसने टीवी सेटअप किया, कमेंट करना शुरू किया। यह दिखने में प्लास्टिक जैसा लग रहा है। शायद यह पूरा प्लास्टिक का ही है। अच्छी क्वालिटी का मटेरियल भी नहीं है। छूने में खुरदरा है। क्या इसे मैट लुक देने के लिए किया गया है? जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। लेकिन अगर वे शेल मटेरियल पर मेहनत करते तो टीवी की बनावट बेहतर होती। वह दिखावट को 10 में से 5 देता है, यानी फेल। फिर उसने इसे ऑन किया, लोगो साफ दिखता है, पर स्टार्टअप 10 सेकंड से ज्यादा स्लो है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद उसने इनबिल्ट सॉफ्टवेयर से मुफ्त टीवी शो प्ले किए। पिक्चर और साउंड क्वालिटी देखकर उसने मुंह बना लिया। तुलना के लिए वह अपना सोनी टीवी पास ले आया और वही फुटेज रिकॉर्ड की। रंग वाकई खराब दिख रहे हैं, साउंड क्वालिटी फटी हुई है और ऑपरेशन रिस्पॉन्स बहुत स्लो है। स्टोरेज स्पेस लगभग पूरी भरी हुई है।
गनीमत है कि बाहरी डिवाइस जोड़ने के लिए यूएसबी पोर्ट दिया है। सारे फीचर्स टेस्ट करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि इस टीवी की परफॉर्मेंस खराब है, पिक्चर और साउंड का अनुभव बुरा है, लेकिन 800 वॉट्स का दाम इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह बहुत से पुराने इस्तेमाल वाले टीवी से सस्ता है। मेरी राय में यह टीवी सिर्फ एक छोटे समूह के लिए है। हर किसी को अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदना चाहिए। वीडियो पोस्ट होने के बाद ऑनलाइन चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। पेज बंद करते हुए मैं दिल से जानता था यही रास्ता है जिस पर हमें चलना है, भले ही विवाद हो या बुरे रिव्यूज हों, जब तक जिसे जरूरत है वह खरीद सके, इतना काफी है। बाइट जेड एक टीवी की ऑनलाइन आलोचना ने एक और तूफान खड़ा कर दिया। क्या यह बस कबाड़ वाला नकली टीवी नहीं है? मुझे लगता है यह जेड टैबलेट जैसा ही है। सस्ता होने के अलावा इसमें कुछ भी खास नहीं है। तुम इस टीवी से क्या कर लोगे? आवाज सुनने में तकलीफदेह है, रंग बिगड़े हुए हैं, हाई रिफ्रेश रेट गेम सपोर्ट नहीं करता, ऑन करने पर भी इसमें घोस्टिंग परछाई दिखती है। इसे खरीदने वाला महामूर्ख है। शहर के लोग जिन्हें 1000 वाले अच्छे टीवी की आदत है, उन्हें हमारे प्रोडक्ट समझना मुश्किल है। उन्हें नहीं पता कि बाकी जगहों पर चीजें कितनी सस्ती हो सकती हैं। शर्ली गांव में बिल्कुल ऐसा ही है। गांव के मुखिया जीन फुगुए को ऑर्डर किया हुआ टीवी मिल गया। वह हमारे नियमित ग्राहकों में से हैं। उन्होंने हमें इसलिए चुना क्योंकि उन्हें जेड वाट टैबलेट पर भरोसा था। वह अपने बेडरूम में टीवी लगाने के लिए बेताब थे। उनकी पत्नी जीन दजाओ ने लोगों देखकर पूछा, क्या यह वही कंपनी है जिसने टैबलेट बनाया था? कितने का है? जीन फुगुए ने बताया। जीन दजाओ चहक उठी, सच में बहुत सस्ता है। हमारे घर में जो 7 इंच वाला है, मुझे याद है वह 4000 का आया था, है ना? इस टीवी की कीमत तो उसके खुले पैसों से भी कम है। प्लग लगाया और ऑन कर दिया। टीवी पर ज्यादातर शोज के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए, पर जीन फुगुए जो पार्ट टाइम इंस्टॉलर भी हैं, को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने एक सेट टॉप बॉक्स जोड़ दिया। महीने के बस कुछ ही रुपए लगते हैं। बुरा नहीं है, पिक्चर साफ है। सबने जोर से तारीफ की। यह उस टैबलेट जैसा ही है, जीन फुगुए ने कहा। कुछ मिनट देखने के बाद यह जोड़ा कीमत को लेकर बेहद संतुष्ट था। उन्हें दिखावे या टॉप क्वालिटी से मतलब नहीं था। 1-2 हजार बचाने थे। उतने में कई किलो सुअर की पसलियां रिब्स आ जाती जो ज्यादा काम की हैं। जीन फुगुए ने फोटो खींचकर अपने मोमेंट्स पर पोस्ट की और गांव वालों को सलाह दी। मुखिया होने के नाते उन्हें लगा कि लोगों के पैसे बर्बाद होने से बचाना उनका फर्ज है। दजाओ को अचानक अपने पड़ोसी जीन चाओ की याद आई। पिछली बार बात हुई थी तो बताया था, टैबलेट देखते देखते बुजुर्ग की आंखें थक जाती हैं। वह जीन चाओ के घर गए, ऑटोन तरास वाला टीवी और उसका ब्रांड दिखाया। जीन चाओ तुरंत दिलचस्पी दिखाने लगी। उन्होंने शहर में पूछताछ की थी। सबसे सस्ता 2 इंच वाला 700 और 800 का था, लेकिन यह ओसम मर्ची का है। ये फ्री रेंज मुर्गियां बड़ी हो जाएं और बिक जाएं, तो मेरे पास टीवी लेने के पैसे हो जाएंगे। जीन चाओ ने हिसाब लगाया। इंतजार क्यों करना, मैं उधार दे देती हूं, जब हो जाएं तब चुका देना। दजाओ ने प्यार से कहा। बहुत शुक्रिया दजाओ, 1 हफ्ते में मुर्गियां बिक जाएंगी, तब मैं ये एहसान चुका दूंगी। उसने हाथ हिलाया, दुकान में लॉग इन किया। ऑर्डर देने ही वाला था कि ठिठक गया, क्योंकि लिंक पर बाड़ी आस प्रो टीवी दिखा रहा था। कहा गया कि उसी दाम में ज्यादा मिल रहा है। दावा था कि स्क्रीन अपग्रेड हो गई है, कीमत वही है। इतनी जल्दी अपग्रेड भी हो गया? क्या तुम्हें यह अपग्रेडेड टीवी चाहिए? दजाओ ने कहा कि जो मैंने खरीदा था वो तो आउट ऑफ स्टॉक है, पर यह भी ठीक है। बाड़ी का माल अच्छा होता है। क्या यह सब चलता है? मुझे ठीक से नहीं पता, जीन चाओ ने कहा, पर यह अभी प्री सेल में है। लिखा है 3 दिन में शिपिंग होगी। बाड़ी का माल तो बढ़िया होता ही है, पर ऑर्डर करते वक्त कुछ दिन इंतजार करना पड़ता है। मैंने तंज कसा कि ये बहुत हल्का है। जब बहुत सारे लोग कुछ खरीदते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से कम पड़ जाता है। इसका मतलब सबको यह टीवी पसंद है। खरीद कर पछताओगे नहीं। देखो, ये हमारे असली यूजर्स हैं। ऑनलाइन आलोचना से ज्यादा उनकी संतुष्टि मायने रखती है। उधर शेंजेन में स्ट्रीमर भाई जिया ने अपनी लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान हमारे प्रोडक्ट पर गौर किया। चैट में किसी ने याद दिलाया कि बाड़ी ने नया टीवी निकाला है। भाई जिया हैरान था। Z1 टैबलेट इतना सस्ता था और यह टीवी सिर्फ आटमस का है। क्या यह कंपनी पैसे भी कमा रही है? आजकल उसके व्यूअर्स कम हो रहे थे। उसे नए कंटेंट की जरूरत थी। उसने तुरंत लिंक खोला और देखा कि इस महीने बाइट जेड एंड प्रो की 7000 यूनिट्स बिक चुकी हैं। उसने खरीद लिया। भाई जिया ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। 3 दिन बाद टीवी आ गया। उसने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की अनबॉक्सिंग के साथ। मैंने अपने बैक ऑफिस में कमेंट पेज बंद कर दिया। विवाद कभी नहीं रुका, पर जिन्हें वाकई जरूरत है वे अपने काम से फैसला सुनाएंगे। हम सही रास्ते पर हैं। देख सकते हैं कि एक्सेसरीज बहुत कम है, कलर स्कीम सस्ती लग रही है, कैसिंग की बिल्ड क्वालिटी भी कमतर है। पूरी अनबॉक्सिंग के दौरान वह बुराई करता रहा। उसने टीवी कनेक्ट किया। उसने तो पहले ही कान बंद कर लिए थे। बाइट लोगो एक भद्दी आवाज के साथ चमका। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। धमाका तुरंत हुआ। मेरे टाइटेनियम कान इस ऑडियो क्वालिटी को नहीं झेल सकते, और स्क्रीन पर रंग भी गलत दिख रहे हैं। तुलना के लिए उसने बाइट टीवी को अपने 10,000 वाले सैमसंग 100 इंच टीवी के पास रखा।
नंगी आंखों से फर्क साफ था। फिर उसने गेमिंग टेस्ट की। उसने बाइट टीवी में PS5 और एक्सबॉक्स जोड़ा। सिर्फ आसोपी धुंधली तस्वीर, फीचर्स गायब हैं। उसने निचोड़ निकाला। अब समझ गए ना? अगर आप गेमर हैं तो सैमसंग या सोनी ही चुनेंगे, वरना आप अपनी कला के साथ नाइंसाफी करेंगे। नेटिजन्स ने एक के बाद एक टिप्पणी की। मैं गेमर नहीं हूं, फिर भी मैं बाइट नहीं चुनूंगा। जेडा मुफ्त में भी मिले तो भी नहीं लूंगा। ये टीवी बस शक्लें बदलने के काम का है। 100 कुछ रुपए का ई कचरा। यकीन नहीं होता कि कोई टीवी इतना सस्ता बिक सकता है। पक्का खराब पुर्जों का ही होगा। पर कुछ लोगों ने बाइट का बचाव करने के लिए लेशू हैंग का टीयर डाउन सामने रखा। इंटरनल बिल्ड क्वालिटी तो ठीक ठाक है। हल्के इस्तेमाल के लिए यह टीवी बहुत फायदे का सौदा है, और वो भी सिर्फ 49 युआन में, प्लस 1 साल की वारंटी। और क्या चाहिए? उस बंदे पर चारों तरफ से हमला हो गया। उन्होंने उसे बाइट का दलाल कह दिया और मजाक उड़ाया। ग्रुप चैट नंबर क्या है, शामिल होने के कितने पैसे लगते हैं, चलो साथ मिलकर पैसे कमाते हैं। भाई जिया ने टेस्ट करने के लिए स्विच जोड़ा, पाया कि फर्क उतना बड़ा नहीं था। उसने मजाक किया कि एनएस वाकई गेमिंग कंसोल का महान संतुलन करता है। बाइट जेड भी इसे आसानी से संभाल लेता है। ऐसा लगता है कि अगर आप निंटेंडो फैन हैं और पैसे बचाना चाहते हैं तो यह बाइट एक अच्छा विकल्प है। नेटिजन्स अब भी मानने को तैयार नहीं थे। घर के टीवी के लिए तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप इसे सिर्फ गेमिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। घर वालों को भी तो टीवी देखना होता है। अगर मैं यह टीवी घर ले गया तो मेरी माँ पक्का मुझे जान से मार देगी। भाई जिया ने आखिरकार गौर किया कि ब्लैक बार वाली फिल्में देखते वक्त बाइट टीवी एक अनचाहा रेट्रो फिल्टर लुक दे रहा था। लगता है बाइट टीवी पूरी तरह बेकार नहीं है। तभी उसका फोन बज उठा। कोई दोस्त मिलने आया था। उसने हड़बड़ी में स्ट्रीम बंद कर दी। टीवी को वहीं लावारिस छोड़ दिया गया, जो खुद ब खुद फिल्में लूप पर चला रहा था। मैंने रिकॉर्डिंग देखना खत्म किया, पेज बंद कर दिया। ये ऑनलाइन बातें, मैं तो इनका आदी हो चुका हूं। हमारे टीवी अब पूरी तरह से 4K वर्जन पर शिफ्ट हो चुके हैं। पुराने मॉडल के 20,000 यूनिट्स पहले ही बिक चुके हैं। ज्यादातर खरीदार दूर दराज के पहाड़ी गांवों के हैं। डिलीवरी के बाद के 5 दिन मेरे कैश फ्लो के लिए सबसे कठिन थे। लेकिन 5 दिन बाद जैसे यूजर्स ने सामान मिलने की पुष्टि की, पेमेंट्स का दबाव अचानक कम हो गया। 1 हफ्ते के भीतर दोनों टीवी मॉडल्स की कुल बिक्री 50,000 यूनिट्स के करीब पहुंच गई। रोजाना बिक्री अभी भी 1,000 के पार थी। इस प्रदर्शन ने सभी प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सेल्स चार्ट्स में टॉप किया। इसने पुराने बेस्ट सेलर्स को टॉप पोजीशन से नीचे गिरा दिया। बहुत से लोग सोचने लगे कि आखिर बाइट कैसा ब्रांड है। वे लिंक पर क्लिक करते और कीमत देखकर सबके रिएक्शन एक जैसे होते। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती। मेरे पास उन आलोचनाओं पर ध्यान देने का बिल्कुल समय नहीं है। जो कोसते हैं वो खरीदते नहीं, और जो खरीदते हैं वो कोसते नहीं। मेरे ग्राहक और ऑनलाइन कमेंट करने वाले 2 अलग अलग दुनिया के लोग हैं। अभी मैं सिर्फ सिस्टम के चैलेंज मिशन की परवाह करता हूं। बिक्री 50,000 से तो पार हो गई, लेकिन मिशन पूरा नहीं हुआ। प्रॉम्प्ट ने मुझे सिस्टम से पूछने को कहा। जवाब मिला कि चैलेंज मिशन के 2 लक्ष्य हैं, मासिक बिक्री 50,000 यूनिट्स और 96% पॉजिटिव रेटिंग। फिलहाल रिव्यूज की संख्या 50,000 नहीं पहुंची है, इसीलिए मिशन की शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। यही बात है, मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा। काफी यूजर्स को सामान मिलना और रेटिंग देना बाकी है। मैं प्रोडक्शन को मैनेज कर रहा हूं, क्वालिटी पर पूरा जोर देते हुए। जैसे ही सेल्स का पैसा आता है, मैं सप्लायर्स का भुगतान कर देता हूं। साख ही वो आधार है जिससे यह पूरा सिस्टम टिका है। वर्कशॉप में मशीनें फुल पावर पर चल रही हैं। मैं जानता हूं कि हम सही रास्ते पर हैं। बाकी समय और जरूरतमंद लोगों पर निर्भर करता है। बाइट को लेकर ऑनलाइन शंकाएं कभी थमी नहीं। मजाक कर रहे हो क्या? 148 युआन में टीवी? पक्का एक जीरो कम लगा दिया होगा। इतना घटिया सस्ता टीवी खरीदेगा कौन? वे सेल्स लिंक पर क्लिक करते और मंथली सेल्स देखकर दंग रह जाते। पक्का डेटा फर्जी है। ज्यादातर लोगों का पहला रिएक्शन यही होता है। वे हमारे प्रोडक्ट्स को यूज एंड थ्रो टीवी कहते हैं। उन्हें लगता है कि हम सस्ते नकली पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। कुछ खुद को होशियार समझने वाले नेटिजन्स ने तो हमारी सीधे शिकायत कर दी। जांच के बाद सेल्स वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म ने पुष्टि की कि हर सेल असली है। हर लेनदेन को वेरीफाई किया जा सकता है। इस विवाद ने एक इंटर्न रिपोर्टर का ध्यान खींचा। शेंजेन बिजनेस डेली की इंटर्न रिपोर्टर झांग शुची, जो एक अच्छी स्टोरी की तलाश में परेशान थी। उसने ऑनलाइन बाइट टीवी के बारे में एक पोस्ट देखी। 148 युआन वाला टीवी कई प्लेटफॉर्म्स पर महीने का बेस्ट सेलर था। यह कैसे मुमकिन है? उसे अपनी गट फीलिंग से लगा कि इसमें कोई कहानी है। उसने जानकारी जुटानी शुरू की। उसके हिसाब से बाइट की सभी ऑनलाइन स्टोर्स की कुल बिक्री 50,000 यूनिट से ज्यादा हो चुकी थी, जिसका राजस्व 7.4 मिलियन युआन था। बिना किसी विज्ञापन वाली छोटी फैक्ट्री के लिए यह आंकड़ा चौंकाने वाला था। उसने खुद फैक्ट्री जाकर देखने का फैसला किया। उस दोपहर सिक्योरिटी गार्ड अंकल तान ने रिपोर्ट दी। एक मैडम आई हैं, इंटरव्यू लेना चाहती हैं। मैं तुरंत चौकन्ना हो गया। पब्लिसिटी का यह बहुत अच्छा मौका था। मैं गेट तक गया तो देखा पोनीटेल वाली एक दुबली पतली लड़की सादे कपड़ों में। नमस्ते,
मैं झो यांग हूँ, बाइड इलेक्ट्रॉनिक्स का मैनेजर। मैंने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। नमस्ते, मैं झांग शुची हूँ, शेंजियन बिजनेस डेली से इंटर्न रिपोर्टर। हाथ मिलाते वक्त उसकी आंखों में हैरानी की एक चमक दिखी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैनेजर इतना कम उम्र का होगा। उसने इंटरव्यू की रिक्वेस्ट की। जरूर, अंदर आ जाइए। मैंने उसे पूरी फैक्ट्री दिखाई। उसका एक्सप्रेशन शक से हैरानी में बदल गया। फैक्ट्री व्यस्त और व्यवस्थित थी। वातावरण साफ था, यहां तक कि नई प्रोडक्शन लाइंस भी थीं। यह वैसी नकली फैक्ट्री बिल्कुल नहीं थी जैसी उसने कल्पना की थी। टूर के बाद हम इंटरव्यू के लिए ऑफिस चले गए। उसका पहला सवाल काफी तीखा था। बाइड इतने सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों बना रहा है? क्या आप घाटे में चल रहे हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बाइड का लक्ष्य है कि दुनिया के लोग होम अप्लायंसेज के मामले में आजाद हो सकें। रही बात घाटे की, तो वह नामुमकिन है। भले ही मुनाफा कम हो, पर कम मुनाफा और ज्यादा टर्नओवर इसे फायदेमंद बनाता है। हम घाटे में नहीं जाएंगे। ऑनलाइन लोग तो बाइड के प्रोडक्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ कह रहे हैं। आप क्या सोचती हैं? आपको भरोसा रखना होगा कि जनता की नजर बहुत तेज है। हमारे Z1 टैबलेट के 50,000 से ज्यादा यूनिट्स बिक चुके हैं। लोग अब भी इसे ढूंढ रहे हैं। 41 वाली सीरीज के टीवी भी 50,000 बिक गए। माफ कीजिए, आज यह संख्या 60,000 के पार पहुंच चुकी है। अब भी कमी बनी हुई है। यह सब बयां करने के लिए काफी है। जिस प्रोडक्ट को हर कोई पसंद कर रहा है, वो कबाड़ कैसे हो सकता है? मैंने उसे कुछ ग्राहकों की फोटो दिखाई। पहाड़ी यूजर्स की उन सच्ची मुस्कान ने उसका दिल जीत लिया। तो इन सस्ते प्रोडक्ट्स पर आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है? यह एक व्यापारिक रहस्य है। मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। उसने कुछ और सवाल पूछे। मैंने सबका एक एक करके जवाब दिया। आखिर में उसने पूछा, मैं जानना चाहती हूं कि क्या बाइड टैबलेट और टीवी के अलावा और भी अप्लायंसेज बनाएगा? जरूर, मैंने कहा। बाइड विकास करता रहेगा। लोगों को जिसकी भी जरूरत होगी हम बनाएंगे। मैंने यह बात पूरे यकीन के साथ कही। जॉन शुची ने इसे ध्यान से नोट किया। सहयोग के लिए शुक्रिया। उसे अपने मतलब का कंटेंट मिल गया था। उसने खड़े होकर हाथ मिलाया और विदा ली। मैं उसे फैक्ट्री गेट तक छोड़ने गया। गाड़ी में जाते हुए देखा और बहुत अच्छा लगा। यह रिपोर्ट आने के बाद इसे मेरे चैलेंज मिशन में मदद मिलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि इसके बाद एक ऐसी घटना होगी जिससे बाइड 41 टीवी एक न्यूज हॉटस्पॉट बन जाएगा। इसने एक अनपेक्षित कॉम्पिटिटिव संकट भी खड़ा कर दिया। स्ट्रीमर भाई जिया की लाइव स्ट्रीम बाद में हमारे टीवी के लिए बेस्ट विज्ञापन बन गई। भले ही यह पूरी तरह इत्तेफाक था। दोस्तों के साथ 2 दिन पार्टी करने के बाद वह घर लौटा। दरवाजे तक जाते वक्त उसकी लाइव स्ट्रीम अभी भी ऑन थी। अचानक उसे कमरे से एक महिला के चिल्लाने की आवाज आई। यह आवाज कैसी है? उसने दरवाजे पर कान लगाया और समझा कि यह आवाज टीवी से आ रही है। फिर उसे याद आया, जाते वक्त उसने टीवी बंद ही नहीं किया था। धत तेरे की, यह सस्ता टीवी 3 दिनों से लगातार चल रहा है। उम्मीद है कि यह ओवरहीट होकर आग न पकड़ ले। मैंने तो अभी हाल ही में घर रिनोवेट करवाया है। वह बुरी तरह डर गया था। वह भागकर घर के अंदर गया। वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। न कोई शॉर्ट सर्किट, न आग। टीवी अभी भी सामान्य रूप से चल रहा था। नेटिजन्स को यकीन नहीं हो रहा था। ब्रदर जैज ने टीवी को छूकर देखा। पिछला हिस्सा बस थोड़ा गुनगुना था। मैं बाथरूम जा रहा हूं, उसने वॉशरूम की ओर जाते हुए कहा। तभी उसका पैर बिजली के तार में फंस गया। वह गिर पड़ा। टीवी भी उसके साथ नीचे खिंचाया। जोर से फर्श की टाइल्स पर जा गिरा। धत तेरी, मैं इतना मनहूस क्यों हूं? उसने अपने घुटने को सहलाया। पर गौर कीजिए, फर्श पर पड़ा टीवी अब भी आवाज कर रहा था। उसने उसे पलटा। देखा कि स्क्रीन पर एक खरोंच तक नहीं थी। लाइव स्ट्रीम का चैट बॉक्स तुरंत फट पड़ा। बाप रे, हो ही नहीं सकता। इतने गिरने पर भी नहीं टूटा। यह टीवी तो एकदम सॉलिड है यार। मुझे लगता है बाइडी टीवी की नोकिया है। इससे अखरोट फोड़ो या गोलियां रोको। नेटिजन्स ने उसे और टेस्ट करने के लिए उकसाया। ब्रदर जैज ने सारे फंक्शंस चेक किए, यहां तक कि जोर से थप्पड़ मारने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ। वह तारीफ किए बिना न रह सका। शानदार। मुझे इस बाइडी टीवी का सबसे बड़ा फायदा मिल गया, इसकी मजबूती। नेटिजन्स तो क्रिएटिव हो गए। यह टीवी उन कपल्स के लिए है जो लड़ते हुए अक्सर टीवी तोड़ देते हैं। तोड़ भी दो तो बुरा नहीं लगेगा, और यह तो लगभग अटूट है ना? एकदम परफेक्ट जोड़ी। पैसे भी बचेंगे और गुस्सा भी निकल जाएगा। यह तो खास फैंस के लिए टीवी है। वर्ल्ड कप देखते वक्त अगर आपकी टीम हार जाए तो आप अपना गुस्सा टीवी पर निकाल सकते हैं। पीटने के बाद भी आप इसे देख सकते हैं। ब्रदर जैस को एक आइडिया आया। उसने तय किया कि वह इस टीवी को खास तौर पर नेशनल टीम के मैच देखने के लिए रखेगा। टीवी तोड़ने पर आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। इस अप्रत्याशित मांग ने वास्तव में बिक्री बढ़ा दी। दिन के अंत तक हमने कुछ 100 यूनिट्स और बेच लिए। वे शायद सब लाइव स्ट्रीम के दर्शक ही थे। लोग सिर्फ गेम देखते वक्त गुस्सा निकालने के लिए इसे खरीद रहे थे। वह लाइव स्ट्रीम क्लिप एडिट होकर हर जगह फैल गई। व्हाइट एम्परर टीवी को मजाक में टेलीविजन का नोकिया कहा जाने लगा। एक 148 युआन की कीमत और गजब की मजबूती ने इसे पूरी तरह से वायरल कर दिया। टीयर डाउन ब्लॉगर लेशु हेंग कारण जानना चाहता था। उसने अपनी यूनिट को खोलकर देखा। अंदर की बनावट बहुत सॉलिड थी। स्क्रीन के लिए लचीले और मुलायम मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था।
बेहतरीन क्वालिटी। उसके वीडियो के बाद व्हाइट एम्परर टीवी का क्रेज एक नए लेवल पर पहुंच गया। मैंने लगातार आते ऑर्डर्स के नोटिफिकेशंस बंद किए और स्क्रीन देखकर मुस्कुराया। लगता है इसे ही कहते हैं अनजाने में कुछ और बोना और छाया कहीं और मिलना। हमने कभी इसे शटर प्रूफ के तौर पर मार्केट नहीं किया, पर यूजर्स ने हमारे लिए यह खोज लिया। मार्केट का फीडबैक हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा वास्तविक और दिलचस्प होता है। उसी दौरान शर्ली गांव में सिर्फ कुछ ही दिनों में विलेज चीफ झांग फुगुए का टीवी देखकर ग्रामीणों ने एक के बाद एक ऑर्डर देने शुरू कर दिए। अकेले उस गांव ने 20 से ज्यादा यूनिट्स खरीदी, जिनमें जीन चाओ का परिवार भी शामिल था। कुछ दिन इंतजार के बाद जीन चाओ को आखिरकार पोस्टल सर्विस से व्हाइट एम्परर 432 मिल गया। उसने और उसकी बेटी शाओया ने साथ मिलकर टीवी असेंबल किया। जैसे ही उन्होंने इसे ऑन किया, माँ और बेटी दोनों खुशी से झूम उठी। घर के 2 बीमार बुजुर्ग रिश्तेदार भी बड़ी स्क्रीन पर पारंपरिक ओपेरा चलते देख फूले नहीं समा रहे थे। वे खुशी से गदगद थे। जीन चाओ बहुत आभारी महसूस कर रही थी। उसने जीन दाओ को ढूंढा और कहा कि वह एक बायर रिव्यू पोस्ट करना चाहती है व्हाइट एम्परर का शुक्रिया अदा करने के लिए। इस तरह के नज़ारे हर जगह गांव में देखने को मिल रहे थे। वे दिल से लिखे रिव्यूज सबसे बड़ा इनाम थे। उसी बीच शेंझेन बिजनेस डेली की इंटर्न जॉन शुची ने व्हाइट एम्परर पर एक आर्टिकल सबमिट किया। उसके एडिटर ने उसकी तारीफ की। बुरा नहीं है, तुम ट्रेंड्स को पकड़ना सीख रही हो। अगले महीने हम तुम्हें परमानेंट एम्प्लॉय बना देंगे। आर्टिकल जल्दी ही पब्लिश हो गया। उसमें उसने हिसाब लगाया। व्हाइट एम्परर 4 इंच टीवी की सभी प्लेटफॉर्म्स पर कुल बिक्री 65,000 यूनिट्स पार कर चुकी है। बिक्री रेवेन्यू 9.62 मिलियन युआन तक पहुंच गया, कम प्रॉफिट मार्जिन के बावजूद। नेट प्रॉफिट अब भी काफी प्रभावशाली है। आर्टिकल से मचे शोर के बाद व्हाइट एम्परर टीवी एक वायरल घटना बन गया। इसने आखिरकार कंपटीशन का ध्यान खींच ही लिया। बड़ी टीवी कंपनियों ने पाया कि पिछले 2 हफ्तों में उनके लो एंड प्रोडक्ट्स की शिपमेंट्स धड़ाम से गिर गई हैं। इसकी वजह व्हाइट एम्परर था। शाओमी टीवी, जो अपनी लागत प्रभावशीलता के लिए जानी जाती है, उसे सबसे बड़ी चोट लगी। उनके मैनेजर ने इंजीनियर्स के साथ मीटिंग बुलाई। मैनेजर ने ध्यान से घूरते हुए पूछा, बताओ अगर हम यह 4 इंच का टीवी मैन्युफैक्चर करें, क्या हम इसकी लागत 148 युआन के अंदर रख सकते हैं? इंजीनियर ने माथा सिकोड़ा और सिर हिलाया। हमारी मौजूदा प्रक्रियाओं और मटेरियल के साथ यह नामुमकिन है। 100 युआन से कम लागत में 4 इंच टीवी बनाने के लिए आपको सबसे सस्ते कंपोनेंट्स यूज करने होंगे, और वे बरसों पुराने मॉडल्स होंगे। फिर उसे 148 में बेचना निश्चित रूप से नुकसान होगा। मैनेजर नाखुश था। उसने आदेश दिया, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि फौरन एक व्हाइट एम्परर टीवी खरीदो और स्टडी के लिए ले आओ। पता लगाओ कि उन्होंने यह कैसे किया। इंजीनियर को अगले दिन टीवी मिल गया। उसने उसे खोलना शुरू किया। नतीजे देखकर वह दंग रह गया। इंटरनल डिजाइन काबिले तारीफ था। सर्किट लेआउट बेहतरीन था। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि व्हाइट एम्परर ने लागत को 148 के नीचे कैसे रखा। वे मेरे डिजाइन और R&D की लागत के बारे में नहीं जानते। सिस्टम ने मेरा वह खर्च बचा लिया। प्राइस वॉर में यही असली बढ़त है। ठीक उसी वक्त जब व्हाइट एम्परर इंडस्ट्री का रिसर्च टारगेट बना, प्रो टीवी की बिक्री आधिकारिक तौर पर 80,000 यूनिट्स पार कर गई। आधे महीने की परफॉर्मेंस ने बाकी ब्रांड्स के लो एंड प्रोडक्ट्स को कुचल दिया, और आखिरकार मुझे सिस्टम से नोटिफिकेशन मिला। सुपर फैक्ट्री सिस्टम चैलेंज टास्क पूरा हुआ। व्हाइट एम्परर 4 इंच सीरीज टीवी की मासिक बिक्री 50,000 यूनिट्स के पार, 96% से ऊपर पॉजिटिव रिव्यू रेट के साथ। विशेष इनाम, एक दुर्लभ ब्लूप्रिंट। जबरदस्त। मैंने अपने ऑफिस में उत्साह से मुट्ठी हवा में लहराई। यह इनाम एक वर्चुअल ब्लूप्रिंट था, एक छोटे गिफ्ट बॉक्स में पैक। दुर्लभ ब्लूप्रिंट खोले। नोटिफिकेशन, सीमित संस्करण हायर ड्यूल टप पल्सेटर प्राप्त करें। वॉशिंग मशीन ब्लूप्रिंट, एक वॉशिंग मशीन का ब्लूप्रिंट। मैं थोड़ा हैरान था। मैंने ब्लूप्रिंट को गौर से देखा। उस पर लिमिटेड एडिशन का लेबल था। सिस्टम ने बताया कि यह वो प्रोडक्ट है जिसे हायर ने 2 साल पहले डेवलप किया था, पर कभी लॉन्च नहीं किया, क्योंकि लागत बहुत ज्यादा थी और इसकी मार्केट पोजीशनिंग अजीब थी। इसलिए इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मैंने ब्लूप्रिंट की जांच की और वही समस्या पाई। लागत बहुत ज्यादा थी। इसे लगभग 1,000 युआन में बेचना पड़ता। लेकिन यही तो मेरा विशेषज्ञ क्षेत्र है, बेहतरीन लागत प्रदर्शन के लिए फीचर्स में कटौती करना। मैंने ब्लूप्रिंट एडिटिंग इंटरफेस खोला। ट्रिमिंग शुरू करने के लिए तैयार, जिससे नया ट्यूटोरियल मिशन शुरू हो गया। ब्लूप्रिंट में यह बदलाव ओरिजिनल के मुकाबले काफी इनोवेटिव होना चाहिए और गेम मार्केट की पहचान भी मिलनी चाहिए। महीने की 30,000 यूनिट्स की बिक्री और 96% से ऊपर का पॉजिटिव रिव्यू रेट। इनाम, शेल के लिए एक पूरी इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोडक्शन लाइन। मैं बेहद उत्साहित था। मुझे इसी की सख्त जरूरत थी। मैंने तुरंत बदलावों पर काम शुरू कर दिया। मेटल शेल को हटाकर हार्ड प्लास्टिक लगा दिया। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल को बदलकर रेट्रो मैकेनिकल नॉब मोटर लगा दी। घरेलू विकल्प ढूंढ लिए। लागत को धीरे धीरे कम कर दिया गया, लेकिन मिशन के लिए इनोवेशन की जरूरत थी। सिर्फ फीचर्स कम करना काफी नहीं था, मुझे नया फंक्शन जोड़ना ही था।
मगर इनोवेशन का मतलब अक्सर लागत का बढ़ना होता है। मैंने फैसला किया कि टारगेट ग्राहकों से ही कोई आइडिया लिया जाए। ग्रामीण यूजर्स। मैंने मार्केट रिसर्च के लिए पहाड़ी इलाकों के कुछ ग्राहकों से संपर्क किया। वॉशिंग मशीन। मैंने पहले भी एक खरीदी थी। इस्तेमाल के थोड़े ही दिनों बाद यह खराब हो गई। यह घर में बेकार पड़ी है, बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है, बड़े कपड़े भी नहीं धो सकती, किसी काम की नहीं। गहराई से छानबीन करने पर मुझे एक अहम जानकारी हाथ लगी। गांव के बहुत से लोग अपनी वॉशिंग मशीन में अक्सर आलू धोते हैं और मूली जैसी जड़ वाली सब्जियां जो मिट्टी से सनी होती हैं। मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मिल गया आइडिया। क्यों न ऐसी वॉशिंग मशीन डिजाइन करूं जो सब्जियां भी धो सके। क्या यह इनोवेशन नहीं होगा? मैंने ब्लूप्रिंट में बदलाव कर दिया। एक सेडिमेंट फिल्टरिंग डिवाइस और वेजिटेबल वॉशिंग मोड जोड़ दिया। ब्लूप्रिंट डिजाइन पूरा हो गया। इनोवेशन का कोई ऑप्शन नहीं मिला। सिस्टम असेसमेंट। यह कोई इनोवेशन नहीं है। मैंने चेक किया। पता चला कि ऐसी वॉशिंग मशीन पहले से मौजूद थी जो सब्जियां धो सकती थी, बस वो कभी चल नहीं पाई। लगता है मुझे एक और फीचर जोड़ना होगा। कपड़ों और सब्जियों के अलावा और क्या धो सकता हूं? डिशवॉशर। यह विचार मेरे मन में आया, मगर वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर के काम करने के तरीके बिल्कुल अलग हैं। मैंने खुद को अपने ऑफिस में बंद कर लिया। पूरे एक दिन तक दिमाग की बत्तियां जलाता रहा। ओरिजिनल ब्लूप्रिंट में वेव स्प्रे मैकेनिज्म से मुझे प्रेरणा मिली। मैंने स्प्रे जेट्स को कंट्रोल करने के लिए छोटी मोटरें लगाईं और डिश रैक डिजाइन की, लेकिन सिमुलेशन में परिणाम संतोषजनक नहीं थे। बहुत सारे हिस्सों में पानी नहीं पहुंच रहा था। सिस्टम ने मुझे बताया कि नया फीचर मॉड फेल हो गया है। डिशवॉशिंग परफॉर्मेंस बहुत खराब थी। मैं थोड़ा निराश हो गया। उस शाम रिलैक्स होने के लिए मैंने ताइची मास्टर फिल्म देखी। मैंने एक लाइन सुनी, अपने बोझ को पीछे छोड़ो और एक नई जिंदगी की ओर बढ़ो। अचानक क्लिक हुआ। मैं सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए जिसकी खासियत ही कम दाम में ज्यादा वैल्यू है। काम चलना परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। मैं वापस डिजाइन पर गया। फैसला किया कि बर्तन के पीछे के हिस्से की सफाई छोड़ देते हैं। बस यह पक्का किया कि पानी की फुहार सामने वाले हिस्से पर पूरी तरह पड़े, और मैन्युअल में एक नोट लिखा कि वॉशिंग मशीन का डिजाइन पूरा होने के बाद ही डिशवॉशिंग फीचर को जोड़ें। इसे एक नए फीचर के तौर पर मान्यता मिल गई। वॉशिंग मशीन का नाम रखने की मांग पूरी हुई और मैं सफल रहा। मैंने सोचा और इसका नाम रखा D3X वॉशिंग मशीन। इसमें 3 का मतलब है वॉशिंग के 3 मोड्स। EX का मतलब है वॉश सिस्टम के लिए पिनियन। D3EX वॉशिंग मशीन का ब्लूप्रिंट सफल रहा और एक लकी क्रिटिकल हिट मिली। मुझे संबंधित सांचे मिल गए, कुछ और पैसे बच गए। मैंने अपने मौजूदा पॉइंट्स चेक किए, वो 60 हो चुके थे। एक बार जब मैं 100 तक पहुंच जाऊंगा तो कुछ बेहतर हासिल कर सकूंगा। अपने ऑफिस में फोल्डिंग बेड पर लेटा हुआ मैंने एक अभूतपूर्व संतुष्टि महसूस की। कर्ज अब उतरता हुआ दिख रहा था। एक नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च होने वाली थी। डी की राहें अब और भी चौड़ी होती जा रही थीं। एक नया दिन। मैंने 3-in-1 वॉशिंग मशीन के लिए पुर्जे चुनने शुरू किए। अंदर का ड्रम और बाहरी शेल इंजेक्शन मोल्डिंग फैक्ट्री संभाल रही थी, सबसे सस्ते घिसाव रोधी मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन उनका शेड्यूल बहुत टाइट था। इंतजार करना पड़ेगा। लागत को बचाने के लिए मुझे यह सब सहना ही पड़ेगा। मैंने सोचा, शायद यह आखिरी बार है जब मैं किसी और की मर्जी पर निर्भर हूं। एक बार प्रोडक्शन लाइन का इनाम मिल जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे। मैंने अंकल लू से छोटे पैनल के पुर्जे थोक में खरीदे, बस कुछ सेंट प्रति यूनिट। मोटर ही सबसे बड़ा खर्च है। मैं अंकल लू के गोदाम में रखे सैंपल देखता रहा। सिस्टम प्रॉम्प्ट टोरस 73WA मोटर जरूरतों को पूरा करती है। यह मोटर सस्ती और टिकाऊ है, काफी पावरफुल है। मैंने 50,000 सेट का ऑर्डर दिया। 31 युआन की छूट पर बात तय हुई। दूसरे पुर्जों को मिलाकर कुल लागत 75 युआन के आसपास रही। मैंने राहत की सांस ली। अपने पुराने स्टाइल को कायम रखते हुए मैं इसे 99 युआन में बेचूंगा। 100 से कम में 3-in-1 वॉशिंग मशीन काफी कॉम्पिटिटिव होगी। मैंने हमारे ग्राफिक डिजाइनर शाओ जियांग को प्रोमो इमेजेस पर काम शुरू करने को कहा, लेकिन नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में कम से कम आधा महीना लगेगा। इंजेक्शन मोल्डिंग फैक्ट्री के इंतजार में फंसा हूं। इसी बीच भी ID41 टीवी की बिक्री जोरों पर थी। अगले एक हफ्ते में 20,000 यूनिट और बिक गईं। आधे महीने में कुल ऑनलाइन बिक्री 1 लाख यूनिट के पार हो गई। यह एक मिसाल बन गई। 1 करोड़ युआन से ज्यादा का रेवेन्यू। जाहिर है इसने ईर्ष्यालु लोगों और नकलची लोगों को आकर्षित कर लिया। देखते ही देखते वेक्यांग बे और पिंडोडुओ पर ढेर सारे नकली टीवी आ गए। सस्ते टीवी जो 129 युआन के थे, हमसे भी सस्ते। लेकिन जल्द ही इन नकली टीवी में क्वालिटी की दिक्कतें शुरू हो गईं। उस दिन स्ट्रीमर ब्रदर जय लाइव थे। डोंट स्टेप ऑन माई चेल्सी नाम का एक व्यूअर चैट पर लगातार मैसेज भेजकर उन्हें खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए गाली दे रहा था। ब्रदर जय कंफ्यूज्ड थे। वो शायद ही कभी प्रोडक्ट प्रमोशन करते हैं और उन्होंने कभी भी आईडी के लिए ऐसा नहीं किया। भाई, मुझे लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है। अगर तुम्हें सामान पसंद नहीं है तो आगे बढ़ो। तुम मैन्युफैक्चरर से रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। जय गू ने लाइव स्ट्रीम में कहा, डोंट स्टेप ऑन माई चेल्सी बूट्स, तुम कौन से गेम की बात कर रहे हो?
मैं उस टीवी की बात कर रहा हूं जिसे पिछली बार प्रमोट किया गया था। यह कुछ दिनों बाद ही खराब हो गया। अब यह चालू नहीं होता। मैंने रिफंड मांगा है। कस्टमर सर्विस ने तो जवाब तक नहीं दिया। बड़ी टीवी। जयगू ने धैर्य से समझाया। उसने कभी उस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं किया था, पर वो दूसरा बंदा सुनने को तैयार ही नहीं था, और फिर वो गायब हो गया। लेकिन जयगू को प्लेटफॉर्म से एक चेतावनी मिली।